मजबूत आवाजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। वर्ष 2014 से पहले जब भारत से प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जाते थे तो उनके लौटने पर यह प्रश्न उठता था कि आखिर भारत को इस यात्रा से क्या मिला। आपके मन में देश के भूतकाल को लेकर ऐसी तस्वीर होगी, लेकिन असल में अब यह तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि आज की स्थिति में भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे अमेरिका जैसे देशों को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। भारत की स्थिति बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं और समय भी बदल चुका है। भविष्य भारत का ही है और इसके लक्षण भी हमें दिखने लगे हैं। भारत हर मोर्चे पर मजबूती के साथ डटा हुआ है। दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे चलना चाहते हैं और भारत के साथ संबंधों को उड़ान देना चाहते हैं। इसी कड़ी में अफ्रीका का द्वार यानी मिस्र भी अब भारत का बड़ा समर्थक बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि कैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश की स्थिति वर्ष 2014 के बाद से काफी तेजी से बदली है और भारत के साथ इसका मौजूदा संबंध विकास की रफ्तार को काफी तेज कर सकता है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। दरअसल हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी 3 दिवसीय काहिरा यात्रा के दौरान आपसी हित के सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिस्र में उनके समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी ने समयबद्ध तरीकों से दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रस्तावों की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि राजनाथ सिंह के काहिरा जाने से पहले यह माना जा रहा था कि भारत के स्वामित्व वाली विमान निर्माता HAL निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस्र अतीत में HAL के LCA तेजस विमान की खरीद को लेकर रुचि दिखा चुका है। पिछले महीने नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि मिस्र उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने तेजस जेट में रुचि दिखाई है। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने मिस्र के समकक्ष को भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी आमंत्रित किया, जो 18 से 22 अक्टूबर के बीच गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाला है। बीते जुलाई में दोनों वायु सेनाओं ने अपना पहला संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास डेजर्ट वॉरियर आयोजित किया। नवंबर में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ACM VR चौधरी ने काहिरा का दौरा किया और मिस्र की वायुसेना द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भारत मिस्र के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के क्रम में मिस्र के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास हेल्मी मोहम्मद हाशिम ने भी रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए जुलाई में भारत का दौरा किया था। अपनी बैठकों के दौरान दोनों मंत्रियों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के आदान प्रदान को बढ़ाने की आम सहमति पर पहुंचे। हालांकि दोनों देशों के संबंध इस स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग गए, लेकिन अगर मिस्र में स्थिर सरकार होती तो यह काफी पहले ही हो सकता था। जी हाँ, मौजूदा समय में इजिप्ट यानी कि मिस्र विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान मिस्र पर कभी भी एक स्थिर राजनीतिक इकाई का शासन नहीं रहा। यह त्रासदी 1517 में ओटोमन साम्राज्य द्वारा मिस्र की सल्तनत के विकास के साथ शुरू हुई। अगले 228 वर्षों तक मिस्रवासी ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में रहे। 1805 के बाद मिस्रवासियों ने अपनी वंशानुगत राजशाही, सैन्य, कानूनी व्यवस्था, मुद्रा और साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद अली पाशा ने मिस्र का इस हद तक आधुनिकीकरण किया कि ब्रिटिश साम्राज्य उस पर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए उत्सुक हो गया। पाशा के उत्तराधिकारी उसके द्वारा अर्जित लाभ को भुनाने में असफल रहे, लेकिन इस्माइल द मैग्निफिकेंट ने मिस्र में समृद्धि वापस ला दी। इस समृद्धि की एक लागत थी और लागत वित्तीय थी। अपनी तीव्र औद्योगिकरण योजना को वित्त पोषित करने के लिए इस्माइल द मैग्निफिकेंट को स्वेज की मैरीटाइम कैनाल की यूनिवर्सल कंपनी में मिस्र के शेयर बेचने पड़े। इस हिस्सेदारी की बिक्री के परिणाम स्वरूप मिस्र की राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप हुआ। कानूनी रूप से मिस्र अभी भी ओटोमन साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य था,
लेकिन यह ब्रिटिश ही थे जो इसके मामलों को चला रहे थे। 1881 के बाद ओराबी विद्रोह और 1919 की मिस्र की क्रांति जैसे आंदोलनों के बावजूद अंग्रेजों का प्रभाव कम नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने मिस्र के भूगोल का व्यापक रूप से उपयोग किया। युद्ध के बाद भी मुख्यतः सुएज नहर से गुजरने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने देश में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। राष्ट्रवादी क्रोधित हो रहे थे और 1948 से 1949 के फिलिस्तीन युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया और उसके बाद जल्द ही फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट का गठन किया गया। गमाल अब्देल नासिर नाम का एक युवा अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने महसूस किया कि अक्षम शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड, एक कट्टरवादी संगठन की आवश्यकता होगी। उसके बाद 1952 में मिस्र की क्रांति हुई, जिसे 1952 तख्ता पलट एवं 23 जुलाई क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। राजा फारूक को गद्दी से उतार दिया गया। मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभारी सैयद कुतुब ने सक्रिय रूप से नासिर का समर्थन किया, लेकिन 1954 में कुतुब और अन्य ब्रदरहुड के सदस्यों ने नासिर को मारने और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची। हालांकि उनकी योजना असफल रही और उन्हें अन्य ब्रदरहुड सदस्यों के साथ कैद कर लिया गया। उन्हें 1964 में इराकी प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम आरिफ के अनुरोध पर जेल से रिहा किया गया। 8 महीने के बाद उन्हें फिर से सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया और अंत में उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 अन्य प्रतिभागियों के साथ मौत की सजा दी गई। अपने कथित विश्वासघाती स्वभाव के बावजूद नासिर ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एक अच्छा बंधन साझा किया। अपने बढ़ते संबंधों के क्रम में 1955 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने दोनों देशों के बीच एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत के साथ मिस्र के संबंधों का विकास नेहरू और नासिर के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ हुआ। मिस्र का भारत के साथ आर्थिक रिश्ता भी काफी मजबूत रहा है। यह देश ऐतिहासिक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीकी व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों ने मिस्र के खिलाफ समन्वित कूटनीतिक हमले किए। आंतरिक राजनीतिक कलह ने इसे और भी नीचे गिरा दिया। 1970 में नासिर की मृत्यु के बाद लगातार 3 राष्ट्रपति देश को स्थिरता प्रदान नहीं कर सके। 1981 में 53 वर्षीय होस्नी मुबारक सत्ता में आए। वह 3 दशकों तक राष्ट्रपति बने रहे। उनके 30 साल के प्रशासन में आपातकाल सी स्थिति रही, क्योंकि कहीं भी 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी। लेकिन मोहम्मद मुर्सी के नेतृत्व में मुस्लिम ब्रदरहुड ने जल्द ही काहिरा पर कब्जा कर लिया और देश में आतंक का शासन शुरू कर दिया। होस्नी मुबारक के शासनकाल के दौरान दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के कारण राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के अयोग्य ठहरा दिया गया और मुस्लिम ब्रदरहुड दल से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन उसके बाद विद्रोह भड़क उठा और मोहम्मद मुर्सी को पद छोड़ने के लिए 22 मिलियन हस्ताक्षर किए गए थे। अब्देल फतेह अल सीसी का आगमन वह क्षण था जिसका भारत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। हालांकि इसके पीछे भी एक कारण है। नंबर 1 कारण इसका भूगोल है। मिस्र को अफ्रीका का प्रवेश द्वार माना जाता है। मिस्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान और उत्तर पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से लगती है। ऐसे में अगर दोनों देशों के संबंध आसमान छूते हैं तो भारत पूरी तरह से मिस्र का उपयोग कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुबारक के समय में 4 भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र का दौरा किया। वहीं मुबारक ने अपने 3 दशक के लंबे शासनकाल में 3 बार भारत का दौरा किया। मुबारक के उत्तराधिकारी मुर्सी ने भी 2013 में भारत का दौरा किया था। जाहिर तौर पर मिस्र में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए कुछ निवेशों को छोड़कर इन सभी पहलों का ज्यादा असर नहीं हुआ। अल सीसी के सत्ता में आने के बाद द्विपक्षीय संबंध काफी तेजी से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने खुद पहल की और 2015 में यूएनजीए में अल सीसी से मुलाकात की। 1 महीने बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी दोनों ने नई दिल्ली में 3रे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके 11 महीने बाद अल सीसी ने राजकीय यात्रा के लिए भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इसने राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों के 3 स्तंभों को रेखांकित किया गया।
दोनों देशों के बीच विभिन्न मंत्री स्तरीय सहयोग भी हुए। दोनों देश अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करते रहे हैं। वास्तव में मिस्र उन देशों में से एक है जिसके साथ भारत को व्यापार अधिशेष प्राप्त है। व्यापार में बाधा डालने वाले ऐतिहासिक मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के औद्योगिक निकायों के बीच सहयोग से कई बाधाओं को दूर किया गया है। पिछले 10 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 4.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। महामारी के बावजूद व्यापार की मात्रा 2019-20 में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020-21 में 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गई। मिस्र के साथ व्यापार में भारत का मिस्र के साथ निर्यात 1.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया, जबकि भारत से आयात का मूल्य 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे भारत का 372 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा। किंतु वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते में तेजी देखी गई। वस्तुतः 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 7.26 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में यह 75% की वृद्धि थी और भारत ने इस दौरान मिस्र को 3.74 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण मिस्र को गेहूं की कमी का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात भारत को भी उन मान्यता प्राप्त राष्ट्रों की सूची में जोड़ा गया जो मिस्र को गेहूं की आपूर्ति कर सकते थे, जिसने लंबे समय से चली आ रही गैर टैरिफ बाधा को समाप्त किया। भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण शिपमेंट को पूरा करने की कठिनाइयों के बावजूद भारत ने मई में मिस्र को 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली शिपमेंट की मंजूरी दी। ऐसे में भारत मिस्र का यह कदम न सिर्फ I2U2 ग्रुप को बल प्रदान करेगा, बल्कि क्वाड को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। वस्तुतः मिस्र में प्रचुर मात्रा में सोने इत्यादि संसाधन विद्यमान हैं। यदि भारत और मिस्र के संबंध और मजबूत होते हैं तो भविष्य में यह भारत के विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।